ब्रिगेडियर माला सिंह से हम जानना चाहेंगे, कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ज्वाइन करने की क्या प्रक्रिया है? क्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग केवल पुणे के एएफएमसी में ही है या फिर ऐसे और भी केंद्र हैं देश में? इसके लिए क्या पात्रता होती है, क्या तैयारी करनी होती है, कौन से परीक्षा यानी जो कंपटीशन है उसकी विशेष प्रक्रिया क्या होती है, और एक कैडेट का जो जीवन है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में हर रोज का जो एक जीवन है उस पर थोड़ा अगर प्रकाश डालते हैं तो बहुत अच्छा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग कोर्स के ज्वाइन करने के लिए एक रिटन टेस्ट होता है, जो कि आप 12वीं कक्षा के बाद जब जिस साल आप अपीयर हुए हैं उस साल अपीयर हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी एज जो लिमिट दी हुई है उसमें आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो अप्लाई करके उस साल बिना रिजल्ट आए, मतलब एक आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया, हाँ जिस साल आप 12th एग्जाम दे रहे हैं उस साल अपियरिंग कैंडिडेट अपियर हो सकता है, बशर्ते कि वो उसकी एज जो उन्होंने वहां दे रखी है 17 इयर्स ऑफ एज उस डेट को कंप्लीट हो रही है, जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज का, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश 17 से लेकर 25 तक होता है। ये वो एज दोनों ही एज अपर एंड लोअर एज लिमिट वहां पे बाकी जो मिलिट्री सर्विस लिखी होती है, एडवर्टाइजमेंट में लिखी रहती है। हाँ, क्योंकि बाकी जो मिलिट्री सर्विसेज हैं उसमें एज का जो फासला होता है बहुत कम होता है, लेकिन ये एक इसमें सबसे अच्छी इसमें थोड़ा है। हाँ, मुझे लगता है छात्राओं को ये सीखना चाहिए कि एक बहुत लंबा गैप मिलता है और वो अगर चाहे तो बिल्कुल ही क्रैक कर सकते हैं इस सर्विसेज को। हाँ, बिल्कुल ही क्रैक कर सकते हैं, वो तो बात है। लेकिन जो अगर आप जल्दी डिसीजन लेंगे और जल्दी अपीयर होंगे तो आप सर्विस में हायर जाएंगे, रैंक तक जा सकते हैं। हाँ, रैंक तक जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये भी छात्रों को समझना चाहिए और कभी भी दो माइंड लेके नहीं आना चाहिए। जो चीज आप ज्वाइन करें, जिस चीज के लिए अपीयर हो उसके लिए मन से तैयार होना, पूर्ण तरह से तैयार होना चाहिए, तभी आदमी को सफलता मिलती है। और मेरा मानना है कि वर्क इज वर्शिप, तो अगर आप इसी सिद्धांत के साथ चलेंगे तो हमेशा सफलता को चूमेंगे। सो हम ये कह रहे थे कि यहाँ जब आप आपको अपीयर होने के लिए 12वां की जब आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस साल दिए हैं उस साल ही अपीयर हो सकते हैं। और यूजली ये एग्जाम जो रिटन टेस्ट होता है ये रिजल्ट आने से पहले हो जाता है, और कभी कभी इंटरव्यू भी रिजल्ट आने से पहले हो जाता है। तो प्रोविजनली वो लोग सेलेक्ट करके रखते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट निकलता है तो लोग अपना रिजल्ट हेडक्वार्टर में भेजते हैं, जिससे कि उनकी मेरिट फाइनल हो सके। सो एक रिटन टेस्ट होता है जो कि 90 मिनट्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपके सिलेबस के अंदर होगा जनरल नॉलेज, इंग्लिश, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, आईक्यू क्वेश्चंस, बायोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चंस होंगे और कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के आ सकते हैं। सो इस तरह से इस बेसिस पे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो रहते हैं। 90 मिनट्स का पेपर होता है और उसमें जो मेरिट बनती है, जो क्वालिफाई करते हैं, उसमें से फिर डिफरेंट सेंटर्स में कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो उनका मेडिकल भी वहीं होता है।
और जब वो मेडिकली फिट होते हैं और इंटरव्यू और जो थ्योरी के मार्क्स हैं मिला के जब उनकी मेरिट बनती है, उसके बाद उनको सिलेक्शन, फिर सिलेक्शन, उनका सिलेक्शन होता है और उनको उसके हिसाब से बुलाया जाता है। सो आपके कॉल लेटर से पहले उनके पास 10+2 का जो एग्जाम गोइंग कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद ही वो कॉल लेटर भेजते हैं। तो जो एग्जाम गोइंग होते हैं उससे पहले वो जैसे रिजल्ट निकलता है वो सबमिट करना होता है। हाँ, उनको अपना रिजल्ट वहां पे उसकी भी एक कार्यवाही है, एक तरीका है, उसके हिसाब से वो गाइड करते हैं, उसके हिसाब से आपको सबमिट करना पड़ता है। और इसमें ये भी बताना चाहूंगी कि जिसने एनसीसी लिया हुआ है उसके मार्क्स होते हैं, एडवांटेज पे रहेगा पर्सन। जिसने स्पोर्ट्स खेल रखा है, स्पोर्ट्स स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स कैंडिडेट है, उसको भी एक एडवांटेज रहेगा एट द टाइम ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, नॉट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें जोड़े जाते हैं, तब वो लोग उस मार्क्स की वजह से भी ऊपर आ सकते हैं। सेंट जॉन एम्बुलेंस का जिसने कोर्स कर रखा है, और इसी तरह जो फौजियों के बच्चे हैं उनके लिए भी जो सेलेक्ट हो गए हैं तो उसके बाद फाइनल मेरिट में उसके लिए भी कुछ मार्क्स होते हैं, सो वो फाइनल में आते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं तो टोटली सिविलियन थी लेकिन उसके बावजूद भी सेलेक्ट हुई थी, तो ऐसा बात नहीं है। तो मैंने भी बहुत से फौजियों के बच्चों को छोड़ दिया होगा और अपनी यूपी से अकेली उस समय गई थी मेन मेरिट लिस्ट में। और जो उसके बाद जब उनकी पूरी सीट नहीं भरी थी तो एक दूसरी कैंडिडेट को 3 हफ्ते के बाद वेटिंग लिस्ट से बुलाया था, वो भी यूपी से आई थी। तो इस तरह से जो हमारा कोर्स था उसमें 2 यूपी के थे, और हमारे उस समय मेरे बैच में कोई भी बिहार से नहीं था। अच्छा। एक हिमाचल से था, एक महाराष्ट्र से, एक दिल्ली से, इस तरह करके। उत्तर प्रदेश से बस एक। उत्तर प्रदेश से मैं मेन लिस्ट से गई थी, फिर वो वेटिंग लिस्ट में बाद में एक और उत्तर प्रदेश से आई थी। तो इस तरह हम लोग 6 हो गए थे नॉर्थ से, और जो 14 लोग थे वो सारे दूसरे स्टेट के, मीन्स वो भी केवल केरला से थे मेरे बैच में। लेकिन हर बैच में ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट और स्टेट्स के होते हैं। लेकिन हमको नहीं मालूम कि क्यों ऐसा हुआ था उन दिनों, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने सबसे अच्छा किया हो। हाँ, ये बात। हाँ, तो इस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रशिक्षित होने के बाद क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, जैसे एक नर्सिंग कैडेट को, साथ ही साथ कितने वर्षों तक सेना में सेवा देने की प्रतिबद्धता होती है? ऐसी कोई प्रतिबद्धता है शायद? और सेना में सेवा पूर्ण होने के बाद आगे क्या कोई देश विदेश में करियर ऑप्शन बनता है? जब हम बीएससी नर्सिंग कोर्स पूरा कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है, तो उस दिन से हम कमीशन्ड ऑफिसर हो जाते हैं। तो एज ए लेफ्टिनेंट उसके लिए भी सेरेमनी होती है, और उस समय हमारा आजकल ये हो गया है कि हम ऑप्शन दे सकते हैं कि कितने शॉर्ट सर्विस लेंगे और कितने परमानेंट कमीशन होंगे। वो आजकल हो गया है कुछ सालों से। हमारे समय में तो उस कॉलेज से जो पास होता था सब परमानेंट कमीशन होते थे। परमानेंट कमीशन का मतलब कि आपको रिटायरमेंट तक कम से कम 21 साल तक सर्विस करनी है, तब आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले सकते हैं। मतलब जो भी बेनिफिट्स हैं वो तभी मिलेंगे जब आप 21 वर्षों तक हाँ, पूरे मतलब पेंशन मिलेगी 21 वर्षों तक करने के बाद आपको पेंशन मिलेगी। उससे पहले
किसी कारण से अगर आप जाना चाहते हैं, और भी रूल्स हैं, जा सकते हैं, लेकिन उस समय पेंशन नहीं मिलेगी। और आप किसी अगर आपने जो बॉन्ड पीरियड है नहीं कंप्लीट किया है, वो बॉन्ड पीरियड तब भी कितना आप, होता है? वो अभी 5 साल का हो गया है, मतलब 5 साल का कोई बॉन्ड। छात्रा जाती है और प्रशिक्षण कंप्लीट करती है तो उन्हें कम से कम 5 वर्षों तक वेटरनरी नर्सिंग सर्विसेज में सेवा देनी होगी। सेवा देनी होती, और इस तभी सेना में जब आप सेवा पूर्ण हो जाने के बाद, इसके बाद फिर करियर ऑप्शंस क्या रहता है देश में विदेश में? उसके बाद हम डिफरेंट आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल्स में भेजे जाते हैं। वो मिलिट्री हॉस्पिटल हो सकते हैं, कमांड हॉस्पिटल, फील्ड हॉस्पिटल, ऑल ओवर इंडिया में भेजे जाते हैं। कुछ लोग को यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी सेवा का मौका मिला है, उसमें भी सिलेक्शन से वो जाते हैं, विदेश में जाते हैं, वहां पे यूएन मिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर कुछ समय के बाद फिर वापस आते हैं। फिर प्रमोशन भी उसी के हिसाब से है, लेफ्टिनेंट से फिर कैप्टन होते हैं। एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम टाइम स्केल बोलते हैं। फिर कैप्टन के बाद मेजर होते हैं, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सारा टाइम स्केल होता है। फिर उसके बाद जब फुल कर्नल है, वो बोर्ड के हिसाब से होता है, उसके लिए सिलेक्शन बोर्ड होता है, कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल। सो ये सारे सिलेक्शन बोर्ड के हिसाब से होते हैं। हम लोगों को सेवा का मौका बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मिल सकता है, और जो ये कॉलेजेस हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, डिफरेंट हॉस्पिटल और एफएमसी में, वहां पे भी टीचिंग का भी मौका दिया जा सकता है। आप वहां पे भेजे जा सकते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। वो देखा जाता है कि आप किस क्षेत्र में ज्यादा काबिल है, उसके हिसाब से भी सिलेक्शन करके भेजा जाता है। हाँ, भेजा जाता है। तो अभी जैसे मैं उस कॉलेज में, जिस कॉलेज से मैं पास आउट हुई थी 1990 में, वापस चली गई थी, जबकि टीचिंग में मैं 84 में गई थी स्कूल ऑफ नर्सिंग जालंधर में। फिर उसके बाद वापस, फिर एमएससी के बाद फिर वापस स्कूल ऑफ नर्सिंग जालंधर आई थी, और 1990 से उस कॉलेज में गई वापस। तब मैं कैप्टन थी, पढ़ाने के लिए मेरी नियुक्ति की गई थी, जिसमें हम क्लिनिकल सर्विस भी देते हैं और उनको पढ़ाते भी हैं, प्रशिक्षण भी करते हैं उनके साथ। फिर इसी तरह वो बहुत ही मेरा बहुत ही आनंद और आनंदमयी पल था कि हमको वापस कॉलेज में भेजा गया। सभी को अपने बेसिक कॉलेज, जहाँ से आप पास आउट होके निकले हैं, अगर वहीं पे आप शिक्षिका के रूप में जाते हैं तो नेचुरली आपको, हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है, दिल में बहुत खुशी होती है। तो ऐसा मेरे को भी महसूस हुआ था, और अभी भी मैं उसके लिए गर्वान्वित हूँ कि मैं उसी कॉलेज की प्रिंसिपल होके फिर रिटायर हूँ। सच में उसी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल रही हूँ। शुरुआत हुई वहीं से, फिर आप प्रिंसिपल बन, रिटायर हैं। सच में बहुत ही प्रिंसिपल बन के रहा आपका। बिल्कुल, आपसे बातचीत करने के बाद बच्चों को जरूर लग रहा होगा कि शायद ही कोई ऐसी सर्विस होगी जहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपोजर मिलता हो, इतनी जगह जाने का मौका मिलता हो, इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता हो, या फिर उनके कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलता हो। तो ये जो भाषाई जो परिवर्तन होती है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं, उसमें लैंग्वेज एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। तो लैंग्वेज की पढ़ाई के लिए क्या बच्चों को अभी से ही जो जाना चाहते हैं कम्युनिकेशन का, ये प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्योंकि हम जब दूसरे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो भी, जो पेशेंट्स होते हैं वो भी हमारे सर्विस बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो भी डिफरेंट मल्टी लिंग्विस्टिक होते हैं। तो एक हिंदी और एक इंग्लिश यूजली सबको आता है। हाँ, 2 भाषाएं होती हैं जो सबको आती है। तो चूंकि ट्रेनिंग के समय डिफरेंट स्टेट से लोग कुछ रीजनल लैंग्वेज में पढ़ के आते हैं, तो उनको इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है, तो उसलिए उस समय हम कॉलेज में एक हिंदी
की भी अध्यापिका होती है, और पूना में वही अध्यापिका मराठी भी पढ़ाती हैं। इसलिए क्योंकि जब हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए जाते हैं तो कम्युनिटी में हम उनको जो वहां पर मराठी, जो नॉर्मल जो सिविल बैकग्राउंड है वो मराठी बोलता है, तो उनको मराठी में उनसे बात करने के लिए जो रूरल एरिया में जब जाते हैं, तो इसलिए वो मराठी टीचर भी है, जो कि जब हेल्थ टॉक होता है उसका जो हेल्थ टॉक का हम बनाते हैं लेसन प्लान, और जो हमारी स्क्रिप्ट होती है उसमें जब स्टूडेंट्स को कोई कठिनाई होती है तो उसको वो ट्रांसलेट करके या उनको उनकी गाइड करती है और ट्रांसलेशन। और हाँ, इसमें हिंदी फर्स्ट ईयर में रेगुलर एक सब्जेक्ट होता है जिसका एग्जाम नहीं लिया जाता, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं लेती। ये तो हमारा हिंदी बेल्ट की थी, हाँ। आप जरूर एक्सेल किया होगा। तो इसके लिए भी एक कहानी है, क्योंकि वो हिंदी बेल्ट से होने पर हमने हिंदी तो 12th तक पढ़ा है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट होते थे हमारे। और वो भी हिंदी एक उस अनिवार्य संस्कृत के साथ होती थी। तो हमारी हिंदी तो उन दिनों बहुत अच्छी होती थी, ये सर्विस में आके थोड़ी खराब हो गई है इधर जगह जगह की लोगों की दूसरी हिंदी भाषा सुन के। उसमें मेरे को एक दिन याद आता है जब शुरू में हमारी क्लासेस शुरू हुई थी। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरे क्लास में 14 स्टूडेंट्स जो थे वो केरला से थे, और हाँ, और हम लोग 6 ही थे जो हिंदी भाषी थे। तो क्लास में हम लोग पीछे बैठते थे जब हिंदी की क्लास होती थी, क्योंकि वो क्लास एक्चुअली हमारे लिए नहीं होती, तो उनके लिए कन्वर्सेशनल हिंदी के लिए होती। तो वो कुछ ऐसी कभी कभी ऐसे हिंदी बात करते थे जो कि किसी को भी सुन के हंसी आ जाएगी। जैसे कि बोलेंगे हाँ, बताया जा रहा था कि आप उठो, तो उसने, एक स्टूडेंट थी, उसने बोला आप उड़ो। उड़ो। अच्छा, उड़ो, क्योंकि उड़ो। ठा नहीं प्रोनाउंस कर पा। हाँ, उड़ो, अच्छा, उड़ो। आप उड़ो। हाँ, तो क्योंकि ठा, तो हमको थोड़ी सी हंसी आ गई। हाँ बिल्कुल, उड़ने का एक अलग हाँ, फीलिंग होता है। हाँ, तो वो जो हमारी बैचमेट तो थोड़ा वो बहुत सेंसिटिव थी, वो रोना शुरू कर दिया। ओ, मतलब इतने जोर से बिटरली रोने लगी। तो टीचर ने पूछा उठा के कि क्यों रो रही है, तो उसने कहा कि मैडम, माला हम हैं जो कि वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं और मैं तो कभी हिंदी नहीं बोल पाऊंगी। उसने इंग्लिश में ये बात बोली, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक लाइक हिंदी माला। एज माला स्पीक्स। ओह गॉड। सो सो मैडम ने कहा, जॉली, you will be able to speak Hindi after within a year or after a year very well, but Mala will not be able to speak Malayalam, which was her mother tongue. ये तो चैलेंज वाली बात हो गई। हाँ, चैलेंज वाली। और फिर उस दिन उन्होंने फिर मेरे को क्लास से बाहर कर दिया, और मैं बोला कि लाइब्रेरी में बैठो। एक जो पीरियड था वो मैं अपना लाइब्रेरी में बैठ के यूटिलाइज करती थी। हाँ, लेकिन वो जो हिंदी वाली टीचर थी, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, बहुत ही पसंद भी करती थी ऐसे। उनको उस दिन रियलाइज हुआ कि हम 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट करते हैं बैठ के, सच में। तो उस समय, हाँ, तो इसलिए उन्होंने फिर हमको कर दिया। और फिर दूसरे स्टूडेंट्स भी कंफर्टेबल हो गए, जो हमारे बैचमेट्स थे वो कंफर्टेबल हो गए, वो चाहे जो बोले, कोई भी पीछे से गिगिल करने के लिए नहीं था। इसलिए ऐसे करके है, ऐसे बहुत सी चीजें होती थी। फिर ऐसे वार्ड में भी वो लोग इस तरह से बोलते थे, तो धीरे धीरे फिर हम ही लोगों ने उनको फिर और परफेक्ट बना दिया, और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई फिर उन स्टूडेंट से। ये तो जो मैंने आपको अभी बताया इंसिडेंट, वो तो 15-20 दिन के अंदर ही हुआ था, जब हमने जस्ट ज्वाइन किया था और पढ़ाई शुरू हुई थी। इसी तरह इंग्लिश की भी क्लास होती है, एक इंग्लिश भी सब्जेक्ट है जिसका कि होम एग्जामिनेशन होता है, बट यूनिवर्सिटी में मार्क्स जाते हैं। ओके। वो इसलिए कि जो लोग, करना जरूरी होता है। हाँ, जो कि हाँ क्वालिफाई करना जरूरी होता है, कि
जो लोग इतनी अच्छी तरह से इंग्लिश बोल नहीं सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके लिए। जबकि अभी सभी स्टेट्स में है, इंग्लिश तो है ही है सब स्टेट्स में। कोई कोई स्टेट्स में पहले नहीं थी ना, मतलब उन्होंने शायद नहीं, कई बार ऐसा नहीं पढ़ी थी, क्योंकि नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी में इंग्लिश है तो पढ़ी तो सबने थी, बट दे वर नॉट दैट मच टू कंफर्टेबल, कम्युनिकेट। इसलिए। हाँ, हाँ, टू जबकि कम्युनिकेट, लिखना इसके कारण और चीजों को पढ़ के समझ जाना आसान होता है, लेकिन जब स्कूली समझना। की बात हाँ आती है तो थोड़ी हाँ झिझक आ जाती है हमारे हाँ, तो बच्चे के ये साथ ही केवल ये बात। फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है, उसके आगे नहीं पढ़ते हैं, उसके आगे सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पेशेंट है जिसे आप याद करती हो, या फिर अचानक आपसे मुलाकात हुई होगी जिनकी आप सेवा बहुत तन मन से की थी? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। एक इंसिडेंट हमको पहली पोस्टिंग का याद है, जो कि एक पेशेंट आया जो कि सर्विंग हवलदार था। सर्विंग हवलदार मतलब समझ लीजिए कि उतना मिडिल एज का, हम्म। और उसको गुलेनबेरी सिंड्रोम हुआ था, जिसमें कि आदमी पैरालाइज होता है। अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ था, शुरू होने था थोड़ा सा, आगे। बस वीकनेस थी लिम्ब में, बस उसके साथ आया था। तो आईसीयू में एडमिट हुआ। आते ही जैसे ही आता है पेशेंट का, जब हम चेकअप करते हैं, जब पेशेंट आता है उस पर लिखा रहता है जो वहां पे चेकअप हो चुका, उसके बाद भी हम कुछ उसके वाइटल साइंस इनिशियल चेकअप करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो देने के लिए, जैसे ही मैंने मुंह में पानी डाला, उसको ओरल मेडिसिन लिखा हुआ था, तो उसने वो कफ आउट कर दिया। जैसे ही कफ आउट किया, वो देखिए एक नर्स के लिए वो जो आपके प्रॉम्प्ट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सेंस ऑफ थॉट आया मेरे दिमाग में कि इसकी ये जो वीकनेस है ये प्रोग्रेस हो रही है, और फिर तुरंत 5 मिनट के अंदर वो रेस्पिरेटर पे डाल दिया गया, अच्छा, जिससे इस कि समय आप अकेली हाँ, थी? उसकी उसकी जान बच गई। और वो रेस्पिरेटर उन दिनों, आजकल तो वैसे रेस्पिरेटर नहीं आते, रेड क्लिप रेस्पिरेटर था, तो जो कि अभी तो बहुत एडवांस्ड आ गए हैं। मैं ये 81 की घटना बता रही हूँ, 19। वो इस तरह से 25 दिन। उस समय बनी थी लेफ्टिनेंट हाँ के? जी, 81 मतलब तुरंत तुरंत आपकी उस समय हाँ तुरंत लेफ्टिनेंट थी। बनी? और पहला महीना ही सर्विस का था, और फर्स्ट टाइम 30 डेज नाइट ड्यूटी कर रही थी, क्योंकि उन दिनों 30 डेज नाइट ड्यूटी होती थी नर्सिंग ऑफिसर्स की। आजकल तो 1 वीक की होती है या 2 हफ्ते की, डिपेंड करता है। अभी तो बहुत कम कर दिया, तो जब फिर वो देश के अंदर ही आपके पास एक चुनौतीपूर्ण अवसर आ जाता हाँ है जिसमें आपको एक निर्णय यस, लेना था। तो वो निर्णय उस समय हमने लिया, और वो फिर बाद में पता चला ठीक ही लिया। वो वहां से वॉकिंग गया बाहर आईसीयू से पेशेंट दूसरे वार्ड में, और हॉस्पिटल में फिर हेल्थ पूरी बनने के लिए करीब 6 महीने तक रहा। और जब बीच में दूसरे वार्ड में था, तो फिर कहीं मिला बीच में आते जाते रास्ते में, क्योंकि मैं तो आईसीयू में ही काम करती थी। तो वो हमेशा बहुत ही ग्रेटफुल आईज से देखता था, और उसने बीच में थैंक यू भी बोला, और बहुत ही रेस्पेक्टफुल उसकी नजरें रहती थी, और ग्रेटफुल, और उसने वर्बली भी बोला। क्योंकि हमेशा एक जो जवान होता है और जो अफसर होता है, उससे वो दूरी बनी रहती है ना, तो थोड़ा सा वो लोग डरते भी है कि बोलूं कि नहीं बोलूं। लेकिन बिल्कुल। हाँ, ऐसे एक दिन लगा कि वो कुछ कहना चाह रहा, तो मैंने उसको उसके पास रुकी, और फिर उसने बताया कि वो मेरे को पहचानता है कि मैं वही हूँ जिसने पहले दिन उनको मेरे को रिसीव किया, उसको रिसीव किया था, मैं वही हूँ। और 25 दिन वो मेरी केयर में था। तो वो सारी चीजें वो याद करके हमेशा एक तरफ से कृतज्ञ था। इसी तरह और भी जगह हुआ है, जैसे देहरादून में थी, वहां एम्बुश पेशेंट्स आए। तो वहां पे एक पेशेंट आया, वो एकदम से डिसफिगर हो गया था उसका फेस। तो मैं तो उस पेशेंट को नहीं पहचान सकती थी जब अगर बाद में मिले, लेकिन उस पेशेंट ने मेरे को 6 महीने के बाद पहचाना, जब मैं दिल्ली गई थी किसी कोर्स के लिए, क्योंकि वो 3 दिन के बाद दिल्ली ट्रांसफर हो गया था
जो कि आजकल बेस हॉस्पिटल दिल्ली बोला जाता है, कहा जाता है, उन दिनों वो आर्मी हॉस्पिटल होता था। तो वहां पर जब मैं किसी कोर्स के लिए गई थी, तब उसने मुझे कहीं रास्ते में देखा, तो वो आया और उसने बताया कि आप वही हैं जो उस दिन उस समय वहां पर देहरादून में ड्यूटी पर थी। तो मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। तो क्योंकि उसने मेरा नाम पढ़ रखा था, वो उस समय बोल नहीं पाया था लेकिन उसने नाम पढ़ रखा था, क्योंकि उसका फेस सब डिसफिगर हो गया था वो एम्बुश से, ग्राफ्टिंग करनी तो पड़ी। इस तरह से, हाँ तो इस तरह से है। फिर वहां पे दिल्ली में हमने ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान जो घायल सिपाही आए थे उनको भी रिसीव किया हुआ है। अभी भी याद है 7 जून 1984 को जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर लेके पेशेंट्स को लेके प्लेन लैंड हुआ था, तो हम लोगों ने रिसीव किया था। इस तरह से बहुत सारी यादें हैं जो कि अभी लगता है कि हम काफी दूर निकल आए हैं, और सारी ये अच्छी अच्छी यादें दिमाग में हैं, पेशेंट्स की हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी हैं। ऐसे डिफिकल्ट स्टूडेंट्स भी आए हैं। अभी मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि ऐसा भी एक स्टूडेंट आया था मेरे कनेक्शन में। जब हाँ पहले दिन जब वो स्टूडेंट आई तो वो एकदम से अचंभे में हो गई, क्योंकि उसने इतना अच्छा सा मैच नहीं देख रखा था। अच्छा। वो कोई बहुत ही हम्बल गांव से, विलेज से सेलेक्ट होके आई थी, इंटेलिजेंट लड़की थी, लेकिन एक तो लैंग्वेज उसको नहीं मालूम थी। हाँ जी, तो इस तरह का माहौल उसने कभी नहीं देखा था। उसने नहीं देखा था। हाँ वो आंध्रा से थी और आई। और फिर जब हम उसको सोफे में बैठा रहे हैं, वो बैठ नहीं रही, हमेशा नीचे बैठ जाती थी। फिर किसी तरह से उसको बताया गया, जबकि देखिए क्वालिफिकेशन 10+2 है, 12th तक पढ़ी हुई है, लेकिन उसको ये लग रहा है ये लोग तो बहुत बड़े बड़े हैं, और मैं तो मतलब उतने वेल ऑफ फैमिली, हम्बल फैमिली से आई थी, तो उसने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो हमेशा उसको जो कारपेट नीचे बिछी थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, उसी में बैठ जाती। तो हम लोगों ने उसको उठा के ऊपर बैठाते, उसको कंफर्टेबल होना सिखाया गया कि किस तरह से आप इस रूम में, इस वातावरण में कंफर्टेबल हो सकते हैं। कोई बैरर ट्रे लेके आ रहा है, आपको ऑफर कर रहा है, उसने ये भी नहीं देख रखा होगा, तो उसको वो सारी चीज क्यों डायरेक्ट वहां पे पढ़ा दिया गया था, और डायरेक्ट वो गांव से निकल के आ रही थी, और उसको ऐसा वातावरण उसने नहीं देखा था। फिर जब उसको किताबें दी गई तो इतनी मोटी मोटी बड़ी किताबें लेके बोलती कि मैं तो पढ़ नहीं सकती हूँ, इसको तो मैं कर नहीं सकती हूँ। फिर हमने एक वहां पे जो सीनियर मैडम थी वो उसी लैंग्वेज की थी, उनको बुलाया, उनके पास इसको लेके गए, बुला तो उन्होंने उसको समझाया कि मैं भी इसी तरह के कुछ साल पहले तो उसको लगा ये हमारे ही लैंग्वेज वाली हैं, गांव वाले हैं, तो इस कारण से, और आज ये इतनी बड़ी मैडम हो गई हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और फिर उसने क्लास में टॉप किया, उसके अंदर आया, उसने क्लास में टॉप किया। तो इस तरह से हमारे, अगर मैं शेयर करूं, हाँ उसने क्लास में टॉप किया। फिर उसको सब इंटेलिजेंट थी, इस तरह से नहीं सिलेक्शन किया गया था। तो अगर कोई सोचता है, हाँ सोचता है कि मेरे को लैंग्वेज नहीं मालूम है और मैं शायद उतना अच्छा बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन इंटरव्यू में असेस कर लिया जाता है। अगर आपने रिटन टेस्ट में जो रिटन टेस्ट में भी 2 लैंग्वेज होते हैं, या तो हिंदी में जवाब दीजिए या इंग्लिश में। इंग्लिश का ये नहीं, अगर आप इंग्लिश पोर्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो पूरा इंग्लिश करिए, अगर हिंदी पोर्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो पूरा हिंदी करिए। हाँ उसमें जो इंग्लिश का पार्ट होगा वो तो इंग्लिश में ही जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हाँ वो तो इस तरह से है, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो उन दिनों, लेकिन आजकल तो इतनी पिछड़े इलाके से नहीं आती, क्योंकि आजकल तो सभी जगह बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, एडवांसमेंट हो गया है। और मैं भी रही हूँ सिलेक्शन में, तो मैंने तरह तरह के स्टूडेंट्स और उनको देखा हुआ है कि कैसे वो आते हैं, क्या उनके अंदर धारणा होती है, किस तरह से इंटरव्यू देते हैं। ये अपने एक्सपीरियंस के अलावा मैंने इंटरव्यू लिया है, तो मैं उनके बारे में भी जानती हूँ कि
ये जो मैडम आपने केरला की जिस छात्रा की बात की, मुझे लगता है हमारी बच्चियां भी बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो रही होंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है हार्ड स्किल। और जब आपका चयन हो जाता है तो आपके प्रोफेसर्स, आपके टीचर्स, इतनी ज्यादा आपको वहाँ एक्सपोजर मिलेगा कि आपकी पूरी पूरी जो जिंदगी है, पूरी जो पर्सनालिटी है वो बदल जाएगी, आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं। मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगी कि एक मेरे को एक इंसिडेंट याद आया कि जब मैं 4th ईयर में थी तो एक फर्स्ट ईयर में यूपी से दूसरे स्टूडेंट एडमिट होके आई बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए। तो उसने मेरे को आइडेंटिफाई किया कि मैं भी उसी स्टेट की हूँ। तो वो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी उन दिनों इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए, जबकि उसका इंटेलिजेंस काफी हाई था, आईक्यू बहुत अच्छा था। तो वो जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती थी तो मेरे से शेयर करती थी। मैं हमको सोचती थी कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, अच्छा। और दीदी दीदी कह के, और हमसे जो भी उसको डाउट होता था, प्रॉब्लम होती थी, अनऑफिशियली मेरे पास आती थी। किसी टीचर को भी पता नहीं चलता था कि वो मेरे से कंसल्ट करती। और मेरे को अभी गर्व ये महसूस हो रहा है कि वो इतनी अच्छी रीडर निकली कि उसने इतने बड़े बड़े इंग्लिश के नॉवेल पढ़ डाले। वो उसकी डिटर्मिनेशन थी कि मेरे को बहुत अच्छे फ्लुएंट होना है इंग्लिश में, और उसने लाइब्रेरी से इशू कराए और सब पढ़ के, और बहुत ही अच्छी ड्राफ्टिंग इंग्लिश में सब कुछ करती। उसके बाद उसने एलएलबी भी किया हुआ। अच्छा। मीन्स जैसे मैंने दूसरे कोर्सेज किए, उसने एलएलबी का कोर्स किया है बीएससी नर्सिंग के साथ। तो वही होता है कि जब आपको एक बहुत अच्छा जो माहौल है मिल जाता है, साथ में अच्छे मेंटोर्स मिल जाते हैं, तो आपकी अचानक से जो आपकी उड़ान है वो शुरू हो जाती है। जाते जाते मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, क्या हमारी छात्राओं के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि कोई भी जॉब, जो भी आप जॉब चुनाव करते हैं, सोच समझ के चुनाव करिए। और जिस जॉब को, जिसमें भी आपका सिलेक्शन होता है और जो आपको करने के लिए दिया जाता है, वो आप मन से करिए। अगर कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, अगर जो आप काम करते हैं अगर आप मन से करेंगे तो आपको उसमें ही सफलता मिलेगी। और मिलिट्री नर्सिंग सेवा सर्विस जो है, एक बहुत ही अच्छी सर्विस है, जिसमें आपको ह्यूमन से ही टच में रहने का मौका मिलता है, और मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। इसमें अगर आपने सब सेवा अच्छे भाव से की है तो बहुत सारे आप लोगों के आशीर्वाद लेके घर पहुंचते हैं आगे लाइफ में। उन्हीं के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते रहते हैं, और आपको एक मन में उत्साह रहता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़े हैं। और हर तरह की कोई भी अगर आप सर्विस करते हैं तो हर में कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, घर में भी रहेंगे, तब भी कठिनाई आती है। उस कठिनाई को सामना करने के लिए सबका आत्म दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और वो आप खुद ही संभाल सकते हैं अपने को। उसका सामना करने के लिए आपके पास कोई दूसरा नहीं आता है। हाँ, दूसरे आपको सपोर्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपके मन में ये भाव दृढ़ निश्चय रहेगा कि मुझे ये करना है, मेरे को इसमें ही सफलता मिलनी है, तभी आप आगे बढ़ेंगे और सक्षम होंगे जीवन में। ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसमें केवल फीमेल्स हैं। यहाँ पर जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, इट इज ओनली विमेन आर्मी। इसमें कोई मेल की ट्रेनिंग नहीं होती है, जबकि सिविल एरिया में देखेंगे वहां पे बॉयज भी ये कोर्स करते हैं। लेकिन अभी तक आर्मी में ये कोर्स केवल
फीमेल्स के लिए ही है, और उसके बाद आप कमीशन ऑफिसर हो जाते हैं, और वो तो आपको एक रैंक दिया जाता है और उस रैंक में भी आगे पदोन्नति करते हैं, और उसी हिसाब से आपका कुछ अपॉइंटमेंट भी चेंज होता रहता है आगे। और अगर आप आगे और अपना एजुकेशन बढ़ाना चाहें तो उसके आगे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मास्टर्स कोर्स है जैसे एमएससी नर्सिंग है, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिफरेंट स्पेशलिटीज है, पीएचडीज है, पीएचडी भी है, सो एमफिल है, इस तरह से काफी एवेन्यू है आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपको कुछ दिनों ही रहना है तो उसका भी आजकल हो चुका है, उसका भी प्रोविजन है कि आप 5 साल सर्विस कर सकते हैं। एसएससी में सिलेक्शन लेंगे तो एसएससी मिलेगा, और दूसरा पीसी है, और उसके हिसाब से आप आगे चुनाव भी कर सकते हैं। कुछ सिलेक्शन, कुछ कमीशन के समय आपके हाथ में होता है, कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि क्या है वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होता है कि जैसे 60%, 40%, 60% हमको पीसी लेना है और 40% हमको एसएससी लेना है। तो अगर उन्होंने वो रूल बना दिया कि 40% हम शॉर्ट सर्विस लेंगे और आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं बीएससी में, तो हो सकता है आप चाहे भी पीसी करें लेकिन आप एसएससी में सेलेक्ट होंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर एक टर्म एसएससी का हुआ है, अगर आपने बहुत अच्छी सर्विस की है, तो आगे फिर आपको चांस मिलेगा सेकंड एसएससी और या पीसी अप्लाई करने के लिए, तो उसके बाद भी आप पीसी हो सकते हैं। यहाँ मैं बालिकाओं को ये भी बताना चाहूंगी कि केवल जो कमीशन होते हैं केवल हमारे ही कॉलेज से पास आउट केवल नहीं लिए जाते हैं, बीच बीच में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट कमीशन का भी एडवर्टाइजमेंट निकलता है, जिसमें जब भी हमारे पास नर्सिंग ऑफिसर्स की कमी होती है तो एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, जिसमें कि बाहर से जो बीएससी नर्सिंग कोर्स किए हुए हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड, उनमें से चयन होता है। उनका भी चयन में यही पद्धति है कि उनका भी रिटन टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू और मेडिकल होता है, और उसमें उस समय भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो उस समय जो सर्विस ज्वाइन करते हैं उनके लिए एज लिमिट और ज्यादा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग करके आए हैं, कुछ एमएससी नर्सिंग भी करके आए हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बीएससी या एमएससी नर्सिंग किया है तो मैं टीचिंग में ही रहूंगी, ऐसा नहीं। कभी आपको क्लिनिकल में पोस्ट करेंगे, कभी टीचिंग में पोस्ट करेंगे, और ये एक गवर्नमेंट जॉब है, इसमें पेंशन भी है, अगर आपने पूरी सर्विस की है तो पेंशन मिलेगी। और भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आजकल पेंशन नहीं है, केवल डिफेंस सर्विस में ही अभी पेंशन है। हाँ, ये पेंशन है। ये एक बहुत ही गौर करने वाली बात है। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सोचना हुआ कि यही एकमात्र सर्विस है जिसमें पेंशन अभी तक। आपके इतने लंबे शिक्षण अनुभव का जो समय रहा है उसमें बहुत अच्छी अच्छी यादें भी रही होंगी, क्या उसमें से कोई भी एक लम्हा, एक क्षण आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी? ऐसे तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, उसमें से एक क्षण का मैं विवरण करती हूँ। एक हमारी स्टूडेंट थी जिसने कि जब हमारा फेयरवेल हो रहा था उस समय उसने एक कविता उसने खुद रच करके सभी विद्यार्थियों की भावना प्रकट की थी। कहते हैं जीवन में कोई एक बार आता है और इसी एक बार में सिखा के जाता है। अगर यह आर्मी है, लोग बार बार मिलते हैं और अपने तजुर्बों से अफसाने सिलते हैं। लिखती तो सब पर हूँ क्योंकि सबकी पोस्टिंग आती है, पर कुछ ही फैकल्टी पर लिखने का आनंद है जो हमेशा हमारी पसंद है। मैडम माला, एक अनुमति चाहूंगी, जैसे सबकी पेन पिक्चर लिखी है वैसे ही आज आपकी बताना चाहूंगी।
कॉलेज का प्रोडक्ट हो, आप सेक्रेटरी का ज्ञान जताती हैं, कभी प्रिंसिपल के जैसे, कभी वाइस प्रिंसिपल के रूप में दर्शन दिखाती हैं, जूनियर से पढ़ती है, सीनियर्स खुद ही पढ़ जाते हैं। आपका परफेक्शन, आपकी निपुणता, आपका वर्चस्व बढ़ाते हैं। जिम्मेदारी कैसे संभालें, आपसे सीखा जा सकता है। गोल्डन जुबली, ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNI, स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SNA में सब कुछ झलकता है। हंसते हंसते काम करना आपको आता है और इसी माहौल में रहना हमें भी आता है। वो आपकी लंबी गाड़ी और वैगनार याद आएगी, आपके जाने के बाद एथनिक साड़ी याद आएगी। फैमिली के क्या बात करें, सक्सेसफुल लाइफ पाई है, अच्छे लाइफ पार्टनर, बच्चों के संग संग होनहार बहू भी आई है। यहाँ पे मैं टिप्पणी देना चाहूंगी कि मेरी बहू भी एक मेडिकल ऑफिसर है और आर्मी में मेजर है। दोनों ही साथ साथ है, मेरे बेटा और बहू दोनों ही मेजर है, साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ FMC में पढ़े हैं। मैम, आपका MPU में ऑन द स्पॉट करेक्शन करना या अलग अलग स्पेशलिटी के डेली इंटरसिटी क्विज कराना, वो जाने वाले फैकल्टी पर खुद कविता लिख जाना या मेरी टूटी फूटी कविताओं की स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कराना, ये सब याद आएगा तो हंसाएगा, रुलाएगा। क्योंकि कुछ ही फैकल्टी होती हैं जो दिमाग के साथ साथ दिल को भी छू जाती हैं, क्योंकि कुछ ही फैकल्टी होती हैं जो हर स्टूडेंट की फेवरेट होती हैं। सरिता यादव। बहुत बढ़िया। ये स्टूडेंट का नाम है सरिता यादव। मन की बात रख दी कविता के माध्यम से। मैडम, आपने हमारे साथ हमारे बच्चों को जो ये ज्ञान दिया, साथ ही साथ आपने बातचीत की। आप बहुत ही व्यस्त हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हैं, इसके बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला, बच्चों से बातचीत की और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जो एक प्रतिष्ठित करियर है इसके बारे में बच्चों को जानकारी दी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ।
बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर
NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspirawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards।